हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने जो टॉपिक किए थे उसके बाद में अपने जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं। मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया। मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं, उसमें पहला जो आता है वो आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है निक्षालन। तीसरा जो इसमें आता है वो आता है निक्षेपण। उसके बाद में इसमें आता है पैड जौलीकरण। क्या आता है? पैड जौलीकरण। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें क्रिया आती है वो आती है इसके अंदर लेटराइजेशन। फिर इसके अंदर आता है कैल्सिफिकेशन या कैल्सीकरण। कैल्सीकरण के बाद में जिसमें आता है वो आता है डीकैल्सीकरण। डीकैल्सीकरण। और उसके बाद में उसमें जो आती है वो आती है इसमें लवणीकरण। आती है लवणीकरण। और लवणीकरण के बाद में लास्ट में जो इसमें क्रिया आती है वो आती है पेडोटर्बेशन। आती है पेडोटर्बेशन। तो ये जो है वो मेनली क्या है, क्रियाएं हैं जो कि मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं में शामिल होती है। अब अपन बात करते हैं इनके बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें ह्यूमिफिकेशन की, तो देखो क्या होता है भाई ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन का सीधा सा मतलब है ह्यूमस का बनना। ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब सीधा सा क्या होता है? ह्यूमस का बनना। ह्यूमस का बनना। और अपने को पता है ह्यूमस जो होता है वो कौन से संस्तर में बनता है? ओस संस्तर में। तो ये अभी जो ह्यूमिफिकेशन की क्रिया है वो भी कहाँ पर होती है? ज्यादातर ओस संस्तर में होती है। और ह्यूमस किससे बनता है? जो पेड़ पौधे के अवशेष हो गए, जीव जंतुओं के अवशेष वगैरह होते हैं, उससे ह्यूमस का निर्माण होता है। और ह्यूमस जो होता है उसके कारण जो मृदा की ऊपर वाली जो लेयर है वहां पर कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है या ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। और बनता कैसे ये जैसे अगले चैप्टर में भी आ जाएगा। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पेड़ पौधों के अवशेष हो गए, जीव जंतुओं के अवशेष हो गए, उनको विच्छेदित करते हैं। उससे क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। अगर मान लो कहीं पर बारिश वगैरह पड़ी अगर ज्यादा हो रही होती है तो ह्यूमस जो ज्यादा कलेक्ट नहीं होता या ज्यादा जमा नहीं होता। दूसरा इसमें जो आता है वो आता है निक्षालन। क्या आता है? निक्षालन। निक्षालन का सीधा सा मतलब होता है लवणों का गुजरना। लवणों का नीचे के स्तर में जाना, नीचे के संस्तरों में जाना। संस्तरों में जाना क्या कहलाता है? निक्षालन कहलाता है। दोबारा सुनना, लवणों का नीचे के संस्तरों में जाना या खनिजों का नीचे के संस्तरों में जाना क्या कहलाता है? निक्षालन कहलाता है। और निक्षालन जो शब्द होता है उसका मतलब होता है दोहना। क्या मतलब होता है? दोहना। और ज्यादातर अपने जब जो मृदा परिच्छेदिका की संरचना की तो अपने बात की थी जो निक्षालन होता है वो कहां से होता है? ए संस्तर से बी संस्तर में। कहां पर होता है? ए संस्तर से बी संस्तर में निक्षालन मुख्यतः होता है। और बेसिकली होता क्या है ना कि निक्षालन का मतलब जो सीधा सा होता है वो ये, जैसे अपने को पता है सबसे ऊपर संस्तर होता है ओ, उससे नीचे होता है ए, फिर होता है बी, फिर इस तरह से आगे नीचे चल जाते हैं। तो ओ संस्तर से बी संस्तर तक आने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? निक्षालन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है मेनली कि जब बाकी सारे तो लगभग नीचे आ जाते हैं, कुछ क्या रह जाते हैं? ऊपर रह जाते हैं। निक्षालन के बाद में तीसरा जो आता है वो आता है निक्षेपण। क्या आता है? निक्षेपण। निक्षेपण होता है लवणों का नीचे के संस्तरों में जमा होना। नीचे के संस्तर में जमा होना वो क्या हो गया? निक्षेपण। इसमें क्या हो रहा था? निक्षेपण में तो क्या हो रहा था कि ऊपर वाले संस्तर से नीचे वाले संस्तर में आ रहा था, जैसे ओ से ए में आया, ए से बी में आया। और इसमें क्या होगा कि बी में आके वो क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। इसको क्या बोला जाता है?
निक्षेपण। और जिस संस्तर में ये जमा होता है वो ज्यादातर कौन सा होता है, बी संस्तर होता है, जिसमें आखिर वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि जो कले हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन वगैरह होते हैं वो जमा हो जाते हैं। उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है पेडजोलाइजेशन या पेडजोलीकरण। क्या आता है बच्चों, ध्यान देना, पेडजोलीकरण। अब पेडजोलीकरण क्या होता है, पेडजोलीकरण का सीधा सा मतलब होता है लवणों का नीचे के संस्तरों में जाना और वहां पर जाके जमा होना। पेडजोलीकरण का मतलब क्या होता है, लवणों का नीचे के संस्तरों में जाकर जमा होना। लवणों का नीचे के संस्तरों में जाके जमा होना, नीचे के संस्तर में जमा होना, तो क्या होता है, पेडजोलीकरण। अच्छा, पेडजोलीकरण जो शब्द है वो लिया गया है पेडजोला से। किससे लिया गया है, पेडजोला से, जिसका मतलब क्या होता है, राख। क्या मतलब होता है, राख। और यहाँ पर राख का मतलब जो है वो दनायन से है। किससे है, दनायन से। और दनायन कौन से दनायनों की यहाँ पे बात हो रही है, ज्यादातर क्षारीय दनायनों से। इससे बात हो रही है क्षारीय दनायन से। और ये किस प्रकार के क्षेत्रों में ज्यादा होता है, ठंडे व नम प्रदेशों में। ठंडे व नम प्रदेशों में। तो अगर पेडजोलीकरण आता है तो आप क्या लिखोगे, देखो कि सबसे पहले तो इसमें ये लिखेंगे अपने कि पेडजोलीकरण जो शब्द है वो पेडजोला से लिया गया है, इसका मतलब होता है राख। और राख का मतलब यहाँ पर क्या है, दनायनों से। और कौन से वर्ड दनायन, क्षारीय दनायन। तो होता क्या है वास्तवकरण में, वास्तव में कि जो क्षारीय प्रकृति के जो दनायन होते हैं वो नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि जो ऊपरी संस्तर होंगे, ऊपरी संस्तर जो रह जाएंगे, क्योंकि ऊपरी संस्तरों से जो क्षारीय थे वो तो नीचे चले गए, अब ऊपर में कौन से रह गए, अम्लीय। तो ऊपरी संस्तर भी क्या हो जाते हैं, अम्लीय प्रकृति के हो जाते हैं। ठीक है, तो पेडजोलीकरण वास्तव में यही होता है कि किसी भी जो अपने लवण होते हैं या मटेरियल्स वगैरह जो होते हैं उनका निर्माण होना और नीचे की तरफ चले जाना निक्षालन के थ्रू, उसको क्या कहते हैं, पेडजोलीकरण। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन। अब लेटराइजेशन जो है, लेटराइजेशन जो है वो शब्द बना है लेटेराइट से। इससे बना है लेटराइट से, जिसका मतलब होता है ईंट के समान लाल व कठोर। ईंट के समान लाल व कठोर। अब इसमें होता क्या है लेटराइजेशन में कि Fe और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो सिलिका होता है, सिलिका जो होता है वो तो नीचे के संस्तर में चला गया, नीचे के संस्तर में। और आयरन और एल्यूमिनियम जो होते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो ऊपरी संस्तरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, ऊपरी संस्तरों में, जिसके कारण मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। इसके अलावा ध्यान रखना कि मृदा का जो लाल रंग होता है, मृदा का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके कारण होता है आयरन ऑक्साइड के कारण, या अपने कह सकते हैं फेरिक ऑक्साइड के कारण। इसके कारण होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। और इसी में एक बात और आती है कि कई बार मृदा का रंग जो होता है वो बादामी रंग हो जाता है। कौन सा रंग हो जाता है, बादामी रंग हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, सेस्कवी ऑक्साइड के कारण। इसके कारण होता है सेस्कवी ऑक्साइड के कारण मृदा का रंग क्या हो जाता है, बादामी हो जाता है। अब होता क्या वास्तव में कि जहाँ पर बारिश ज्यादा होती है ना, वहां पर ये सिलिका जो होते हैं उनका तो नुकसान होकर नीचे चले गए। सिलिका भी नीचे चला गया, क्षारीय जो प्रकृति के तत्व थे वो भी नीचे चले गए। ऊपर कौन रह गया, Fe और एल्यूमिनियम, जिसके कारण मृदा क्या हो गई, अम्लीय। और Fe के कारण इसका रंग क्या हो गया, लाल। और कई बार इसका रंग बादामी हो जाता है, किसके कारण, सेस्कवी ऑक्साइड के कारण। उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है कैल्सिफिकेशन या कैल्सीकरण। क्या आता है, कैल्सीकरण। क्या होता है कैल्सीकरण, वो देखो, कैल्सीकरण का सीधा सा मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना। कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना। तो क्या लिखेंगे, ऊपरी संस्तर में, ऊपरी संस्तर में कैल्शियम कार्बोनेट का
जमा होना क्या कहलाता है? कैल्सीकरण। अच्छा, और ये किस तरह के क्षेत्रों में ज्यादा होता है? जहाँ पे वर्षा क्या होती है? कम वर्षा। वर्षा जहाँ पे कम होती है उस तरह के क्षेत्रों में ये ज्यादा होता है। इसमें जो अभिक्रिया वो ध्यान रखना इसमें कि CO2 और H2O मिलकर पहले क्या बनाते हैं? H2CO3। ये जो H2CO3 बना है, क्या बना है? H2CO3 जो बना है ये कैल्शियम से अभिक्रिया करता है और क्या बना देता है? CaCO3। और ये जो CaCO3 जो है, अब ये दो CaCO3 बनता है। एक तो बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और साथ में क्या निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा अब ये जो CaCO3 बना है, CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? CaCO3 में। अब आप लोग दोनों में क्या फर्क है? देखो फर्क है कैसे कि ये जो होता है वो विलेय होता है मृदा में, पानी जल में क्या होता है? विलेय। और ये वाला क्या होता है? अविलेय। अब जो विलेय होगा वो तो घुलकर कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। और अविलेय होगा वो घुलकर नीचे नहीं जाएगा। नीचे नहीं जाएगा तो जहाँ होगा वहां का वहीं पड़ा रहेगा। तो अब क्योंकि बारिश कम हो रही है तो क्या होगा यहाँ पे कि जो विलेय रूप था वो किस में बदल जाएगा? अविलेय में। और इसी को क्या कहते हैं अपने? कैल्सीकरण। क्योंकि कैल्सीकरण की परिभाषा क्या थी कि ऊपरी संस्तर में कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना, तो जमा ही तो हो रहा है, अविलेय रूप हो गया, तो ये नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर ही पड़ा रहेगा, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। उसके बाद में आता है डीकैल्सीकरण। क्या आता है? डीकैल्सीकरण। डीकैल्सीकरण क्या था? डीकैल्सीकरण होता है ऊपरी संस्तर में कैल्शियम कार्बोनेट, ऊपरी संस्तर से, ऐसे लिख लो इसको आप कि ऊपरी संस्तर से कैल्शियम कार्बोनेट का हटना। ऊपरी संस्तर से कैल्शियम कार्बोनेट का हटना। ऊपरी संस्तर से कैल्शियम कार्बोनेट का लुप्त होना या हटना क्या हो गया? डीकैल्सीकरण। और ये कहां पर होगा? जहां पर अधिक वर्षा होगी। कहां पर होगा? जहां पे क्या होगी? अधिक वर्षा होगी। अब इसमें क्या होगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो किस में बदल जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। किसमें बदल जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। किसकी उपस्थिति में? जल की उपस्थिति में। जहाँ पे जल ज्यादा है तो ये किस में बदल जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। अब अपने अभी बात की थी कि ये तो क्या होता है? विलेय होता है। अविलेय। ये क्या होता है? अविलेय। और ये वाला क्या होता है? विलेय होता है। तो विलेय होगा तो क्या होगा? घुलकर नीचे चला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? डीकैल्सीकरण। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कम हो रहा है। डीकैल्सीकरण, ये घुलकर कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। उसके बाद में अगला जो इसमें आता है वो आता है लवणीकरण। क्या आता है? लवणीकरण। अब क्या होता है लवणीकरण? लवणीकरण का सीधा सा मतलब होता है लवणों का जमा होना। लवणों का ऊपरी संस्तर में जमा होना। ऊपरी संस्तर में जमा होना। ऊपरी संस्तर में जमा होना। और कौन से लवण जमा होंगे? सोडियम के लवण जमा होंगे। किसके लवण जमा होंगे? सोडियम के लवण जमा होंगे। और सोडियम के कौन से लवण जमा होंगे? क्लोराइड। ये देता हूं मैं आपको, क्लोराइड व सल्फेट लवणों का। क्लोराइड व सल्फेट लवणों का जमा होना क्या कहलाता है? लवणीकरण कहलाता है। और ये होता कब है? जब जल का निष्कासन नहीं होता। जल का निष्कासन न हो, या तो तब होगा ये, या फिर ये कब होता है? जब अपने जो भूजल का जो स्तर होता है वो उच्च भूजल स्तर, उच्च भूजल स्तर, या आप ये कह सकते हो कि जब बारिश क्या हो रही हो? कम हो रही हो, तापमान क्या हो? उच्च तापमान हो, उच्च ताप हो, और वर्षा क्या हो रही हो? कम हो रही हो। बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे मान लो बारिश नहीं हो रही, तो बारिश नहीं हो रही और तापमान ज्यादा है, तो पानी के अंदर जो भूमि के अंदर जो जल पड़ा हुआ है उसका वाष्पीकरण होगा, और वाष्प के रूप में क्या आएगा? ऊपर आएगा। उसके साथ ही लवण क्या आ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। अब जैसे ही लवण ऊपर आए तो सतह पर आते ही पानी तो भाप बन के उड़ गया,
लवण तो उड़ेंगे नहीं, लवण जो तीसरा स्तर में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, लवणीकरण। लवणीकरण के बाद में जो लास्ट में इसमें आता है वो आता है पेडोटर्बेशन। क्या आता है, पेडोटर्बेशन। क्या होता है ये पेडोटर्बेशन? पेडोटर्बेशन का मतलब होता है सारे संस्तरों का आपस में मिलना, सभी संस्तरों का आपस में मिश्रित होना, या ये भी कह सकते हो कि सभी जो सतह होती है, लेयर्स जो होती हैं, उनका आपस में मिलना क्या होता है, पेडोटर्बेशन। अच्छा, पेडोटर्बेशन कौन कौन से जीव करते हैं ये आपको ध्यान में होना चाहिए भी, कौन कौन से जीव है जो पेडोटर्बेशन की क्रिया को करते हैं। इसमें ध्यान रखना, जो जीव होते हैं वो होते हैं दीमक, केंचुए, चींटियां व गाद बनाने वाले कीट। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पेडोटर्बेशन। तो पेडोटर्बेशन होता क्या वास्तव में कि सभी संस्तरों का या सभी जो स्तर होते हैं उनका आपस में मिश्रित होना या मिलना क्या कहलाता है, पेडोटर्बेशन। और ये करता कौन है काम, दीमक हो गए, केंचुए हो गए, चींटियां हो गई और गाद बनाने वाले जो कीट होते हैं वो सब ये काम करते हैं। तो बच्चों ये था आपके मृदा निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाएं, और आज की क्लास में अपने इतने रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। और अगर आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।